Hello boys and girls, I am Harsh Maheshwari, I am from NIT Warangal and yes, आज ये मेरा पहला लेक्चर है वेदांतु मैथ्स पर और ये जो सीरीज है जिसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये पहला लेक्चर दे रहा हूँ बेटा, इस सीरीज के अंदर हम फोकस करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो JEE 22 यानी कि इस साल JEE लिखने वाले हैं, राइट? देखो, अब आप आई एम प्रीटी श्योर आपने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट लगा रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, है ना, जिससे आपकी तैयारी काफी मजबूत हो जाए। तो ये सीरीज में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, ठीक है? सो डू मेक श्योर दैट यू वॉच इट एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज हर्ष महेश्वरी, एज यू गाइज नो आई एम फ्रॉम NIT वारंगल। आई बिलीव इन वन थिंग दैट जो करो मजे से करो। तो चलो मजे से स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को। देखो, जल्दी से एक चीज जरूर करना, मेक श्योर करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एज वेल, है ना? ऑसम ऑसम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार चैनल है वेदांतु मैथ्स वैसे। यस, तो चलिए लेट्स प्रोसीड। हाँ जी चलो, क्विक अनाउंसमेंट। देखो, अभी आप आई एम प्रीटी श्योर अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट की तलाश में भी हो। आप चाहते हो बढ़िया बढ़िया मुझे मॉक टेस्ट मिल जाए, क्वालिटी। देखो, हमारे को ना इस टाइम क्वालिटी से मतलब है, बढ़िया क्वालिटी के मॉक टेस्ट अगर मुझे मिल जाए बहुत बढ़िया हो, या फिर अगर जो चीजें जहां पर मैं लैक करता हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अगर उसका पूरा डेटा बैंक मुझे मिल जाए तो भी बहुत अच्छी चीज है। और हर चीज मिल जाए मुझे तो और अच्छी बात है, जो मेरी चीजें कमजोर है मैं उसको देख सकता हूँ एटलीस्ट। साथ ही साथ आप चाहते हो कि आपका जो CBT मोड पर आप टेस्ट दो ना, उसकी एनालिसिस भी आपको मिले प्रॉपर ढंग से, जिस तरीके से आपको AIR मिलने वाला है, राइट? आप अगर अभी से आप डिटरमाइन भी कर पाओ आपका AIR क्या है, यू कैन ऑलवेज इंप्रूव, अंडरस्टैंड? सो ये वेदांतु पे ये जो क्रैश कोर्स है ना, देखिए 1800 रुपए का क्रैश कोर्स है। एक तो सबसे बढ़िया चीज है, इट इज ओनली फॉर 1800 रुपीज। इस क्रैश कोर्स में आपको सारी चीजें मिल रही हैं। देखो, अब समय कम है, मेरे हिसाब से जो बेस्ट पार्ट है इस क्रैश कोर्स का वो है यहाँ पर आपको CBT मोड पर पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल रहे हैं विद प्रॉपर एनालिसिस वेयर यू वेंट रॉन्ग एंड AIR आपका डिस्कस किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। सो यस, दिस इज द बेस्ट एक्चुअली यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स राइट नाउ। और आपको असाइनमेंट्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। और अच्छी बात क्या, अगर आप अभी लेते हैं ना, आपका काम ना ये क्रैश कोर्स कब तक करेगा, तो आपके पास पूरा डेटा बैंक रिजर्व हो जाएगा। कब तक के लिए? एडवांस तक के लिए। ये नहीं है कि एक बार मेंस दिया और छोड़ दिया आपका साथ, नहीं नहीं नहीं। दिस विल बी विद यू, दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स टिल 3rd of July। तब तक, जब तक आपका JEE एडवांस खत्म नहीं हो जाता, इट विल बी विद यू। सो योर इन्वेस्टमेंट 1800 रुपीज की आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी एंड यू विल गेट द रिटर्न्स टिल JEE एडवांस। सो यस, एक अच्छा ऑफर है। मेक श्योर यू अप्लाई दैट। इसका लिंक जो है ना, मेक श्योर यू गेट दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स। इसका जो लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है वीडियो के, जस्ट क्लिक ऑन इट, मेरा कोड लग जाएगा। ये 2000 का कोर्स पड़ता है आपको, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1800 रुपीज, राइट? विद दिस कोड HMCC अपने आप वहां पर लग जाएगा एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट। सो मेरे हिसाब से इसका बेस्ट यूज है इस क्रैश कोर्स का। आपको खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, मॉक टेस्ट करने को मिलेगा। आप एक एनवायरनमेंट बना सकते हो घर में, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो और आप PCM सब कुछ लिख रहे हो विद प्रॉपर एनालिसिस। ऑसम, ठीक है? सो मेक श्योर यू अप्लाई एंड बेसिकली यू गेट दिस क्रैश कोर्स एंड यू यूज दिस फॉर योर बेनिफिट। ऑसम। चलिए, कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको आगे एंड में भी बताऊंगा। चलिए लेट्स प्रोसीड। पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है बताइए। आपके सामने दे रखी है 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बोलता है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो यहां पर अगर आप देखो, कॉलराश लॉ लगा के काम हो जाना है। मूलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaBr एंड NaCl दे रखा है। इसको जरा खोलते हैं तो ये किसके बराबर आएगा? यह आएगा मूलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Na+, साथ ही साथ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Br माइनस ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Na+, यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl-। देखिए बच्चे, आप आराम से देख पा रहे हैं यहां से ये पूरी चीज ये Na+ कट जाएगा। यस, एज यू गाइस कैन सी, बड़े आराम से कट जाएगा। तो यहां से जो मुझे चीज मिलने वाली है वो क्या चीज मिलेगी? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Br-, राइट? यहां पर ये प्लस है, प्लीज माफ करना, ये प्लस है। तो ये ओवरऑल मुझे क्या मिल जाएगा? माइनस ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl-। ये चीज मिलने वाली है यहां से मुझे। जरा राइट हैंड साइड में देखिएगा,
यहां पर इंस्टेड ऑफ Na प्लस क्या दे रखा है आपको, K प्लस दे रखा होगा। बात तो वही होगी ना, ये भी मोलर कंडक्टेंस एट Br माइनस, at molar conductance and infinite dilution for Br minus minus of molar conductance at infinite dilution for Cl minus आने वाला है, राइट? यही सेम चीज आने वाली है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ऐसे में ही अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को देखें, बहुत प्यारी स्टेटमेंट है। यहां पर क्या कर रखा है, यहां पर बेटा कॉमन जो चीज दे रखी है वो एनायन दे रखा है। यहां से Cl कट जाएगा, यहां से Br का जो भी आएगा, जैसे मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर Cl माइनस आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में Cl माइनस कटने वाला है, राइट हैंड साइड में Br माइनस के लिए कटने वाला है, ठीक है? तो बेटा ओवरऑल यहां से क्या मिलने वाला है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं। यहां से हमारे को मिलेगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर K प्लस माइनस ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर Na प्लस। सिंपल। ऐसा ही बेटा राइट हैंड साइड में देखने को मिल जाएगा, समझ गए? पर बेटा अगर आप ऑप्शन सी देखिए, अगर आप ऑप्शन सी लेते हो, यहां पर ऐसा नहीं होने वाला, यहां पर ऐसा नहीं होने वाला। यहां पर Br माइनस है, I माइनस है, यहां पर Br कट जाएगा, तो K प्लस और Na प्लस रहने वाला है राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि Na प्लस कट जाएगा, यहां से भी Na प्लस कट जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर योर Br माइनस ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर I माइनस, यही मिलने वाला है, करेक्ट? Na प्लस कट जाएगा जैसे ऊपर कटा था, है ना? सेम चीज, वही लॉजिक चल रहा है। पर यहां पर बच्चे आप देखेंगे पोटेशियम है और सोडियम है, यहां तो कैटायन कटने ही नहीं वाला। यहां कट गया था तो यस, मेरा आंसर तो सेम आने ही नहीं वाला, करेक्ट? और यहां पर जो एनायन दे रखा है, एनायन कट रहा है, तो आंसर तो सेम आएगा ही नहीं ना। तो बस ये दोनों साइड इक्वल नहीं हो पाएंगी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। अंडरस्टूड? चलिए, शानदार, ये दे भी रखा है, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। हाँ, ये क्वेश्चन 2014 में आया था और ऐसे क्वेश्चंस काफी आए हैं जेई के अंदर। ये जो मेथड है इनिशियल रेट मेथड बोलते हैं। यहां पर आप देखिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन चेंज्ड, और जब उसको चेंज किया उसका प्रभाव रेट पर क्या पड़ा, रेट कितना गुना बढ़ गया या घट गया, राइट? वो चेक किया जाता है। तो इससे आप ऑर्डर निकाल सकते हो, राइट? यहां पर करते क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, राइट? और उसका इंपैक्ट रेट पे देखते हैं। बाय दिस वी कैन फाइंड द ऑर्डर। दिस n इज नथिंग बट द ऑर्डर। अच्छा, आप करें कैसे? देखो, बहुत सिंपल तरीका है। आपको यहां पर ना इवन पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू लिफ्ट योर पेन ऑल्सो। जरा ध्यान से देखना। यहां पर पहले मैं ये दोनों केसेस देखने वाला हूं। यहां पर ऑफ कोर्स मेरे पास दो रिएक्टेंट है। मैंने क्या करा, एक की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स करी, दूसरी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया। उसका प्रभाव, उसका इंपैक्ट रेट पर देखने की कोशिश करी। जरा नोटिस करना, ध्यान से सुनना। जब मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स रखा पर बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, जैसे ही डबल करा, यहां पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, है ना? रेट नॉर्मल रहा, रेट एज इट इज रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स रखा और बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा, एंड नथिंग हैपेंड, रेट रिमेन्ड द सेम। तो n की पावर, ये जो n है, ये क्या होना चाहिए? बेसिकली रेज टू द पावर n लगा हुआ है ना। लेट्स कॉल इट एज, फॉर सिंप्लिसिटी, लेट्स कॉल इट एज y। ठीक है, लेट्स कॉल इट एज y, लेट्स कॉल इट एज y। तो बेटा ये y क्या आ जाएगा? y मस्ट बी व्हाट? 0। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो रेट एज इट इज आया, करेक्ट? सिंपल सा लॉजिक चल रहा है। यहां पर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं x एंड y। b के लिए मैंने बोला ऑर्डर जो था विद रिस्पेक्ट टू b इज y, विद रिस्पेक्ट टू a इज x मान लेते हैं। सो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 0, क्योंकि हमने जब रेट कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा, रेट एज इट इज रहा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं जरा, हमारा एग्जाम्पल हम चेंज कर देते हैं। अब हम रेफरेंस अलग ले लेते हैं। मैं सब कुछ हटा देता हूं, ध्यान से देखना। अब बेटा इन दोनों चीजों को देखो। यहां पर मैंने क्या करा, मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया, इतना मुझे समझ आ गया है कि बी की जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर आप बढ़ाते हो घटाते हो, उससे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला आपके किस पे? रेट पर। तो यहां पर अगर मैं ए को डबल कर रहा हूं, आई सॉ रेट भी डबल हो जा रहा है, आई सॉ रेट भी डबल हो जा रहा है, करेक्ट? विद रिस्पेक्ट टू दिस यू कैन सी डबल हो गया। क्या बोलते हो, हाँ या ना? सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ? डबल हो रहा है, रेट भी डबल हो रहा है। रेट इज ऑल्सो बिकमिंग 2 टाइम्स जब आप
एक ही कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो, यही तो हो रहा है। तो यहाँ पर जो x था वो क्या होना चाहिए, x शुड बी 1, बस यही चीज है। पहले जो रेट था यहाँ पर जैसे ही आपने इसको डबल करा रेट भी डबल हो गया, तो यानी कि x की पावर क्या होनी चाहिए 1, दैट इज इट। सो इसका आंसर क्या आया बेटा, इसका आंसर जो सही दिख रहा है वो ऑप्शन डी दिख रहा है। यस, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो आपको समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया है, अदरवाइज ये बहुत ही चुटकियों में हो जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट इन्वॉल्व्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये एडवांस का क्वेश्चन है, 2016 का सवाल है एडवांस का। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट इन्वॉल्व्स, पहला स्टेप, ये कॉपर पाइराइट को चालको पाइराइट भी बोलते हैं और इंडिया में अच्छे रिजर्व्स हैं चालको पाइराइट के, सदर्न इंडिया में। क्रशिंग फॉलोड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन। देखिए सल्फाइड ओर है तो सबसे पहले जो चीज क्रशिंग तो होनी ही होनी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन करते हैं वो किससे करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन से। ये बिल्कुल सही है। अच्छा बताना चाहूंगा ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा, जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग आई हैव एडेड दिस, और आसान भी है, सिंपल सा भी है। आपको पता है कॉपर पाइराइट जब आप लेते हो, कॉपर पाइराइट में आपने फ्रॉथ फ्लोटेशन कराया, फॉलोड बाय रिवर्बरेटरी फर्नेस में रोस्टिंग होती है। यहाँ पर क्या होने वाला है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में रोस्टिंग होने वाली है। और जब रोस्टिंग होती है बच्चा लोग, क्या होता है बताओ बताओ बताओ, अगर रोस्टिंग होगा तो ये हमेशा हमारे को पता है ना, यहाँ पर अब ऑक्सीजन हम पास कर रहे हो तो क्या चीज होने वाली है जरा बताओ। थर्मोडायनेमिकल रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स इज इजियर देन योर सल्फाइड्स, ये लॉजिक भी रहता है, पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास कॉपर पाइराइट है, जब आप इसकी रोस्टिंग कराओगे, सो बेटा पहले तो आपको मिलेगा, इधर पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2s FeS प्लस SO2, ये फर्दर आगे जाएगा, फर्दर आके जाके आपको मिलेगा Cu2O प्लस FeO प्लस SO2। ये जो FeO ये आपकी इम्प्योरिटी बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी आपकी इम्प्योरिटी, और इसको बाहर निकालना होगा। अब इस इम्प्योरिटी को कैसे बाहर निकालते हैं, एक्चुअली ऊपर से हम SiO2 डाल देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है FeSiO3, FeSiO3 का स्लैग मिल जाता है और वो बाहर निकल जाता है। क्या करते हैं हम ऊपर से SiO2 डाल देते हैं, सिलिका डाल देते हैं SiO2, तो ऊपर से जब हम SiO2 डालेंगे राइट, फ्लक्स की तरह वो एक्ट करेगा, ये जो इम्प्योरिटी है इसको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि रिमूवल ऑफ आयरन होता है एज स्लैग, बात ये भी सही है, ये जो स्टेटमेंट थी यानी कि ये सही थी। अच्छा, और फिर आपको पता है चालको पाइराइट में सेल्फ रिडक्शन भी हो सकती है। यहाँ पर ये क्या होता है, ये दोनों स्पीशीज जो हैं आपस में ही रिएक्शन करने लग जाती हैं और आपको क्या मिल जाता है, फफोलेदार कॉपर। क्या मिलता है, हाँ फफोलेदार कॉपर। लेट मी टेल यू क्यों, Cu2s प्लस Cu2O ये आपको क्या दे देगा, कॉपर प्लस SO2। अब एक्चुअली क्या होता है, ये जो कॉपर है मोल्टन फॉर्म में होता है और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड भी निकला है। जब ये कॉपर ठंडा हो रहा था तो ये सल्फर डाइऑक्साइड भी इवॉल्व हो रही होती है, बाहर निकल रही होती है। इसको एक्चुअली मोल्टन फॉर्म को बाहर रख दिया जाता है कि ठंडा होने को अलाउ, बेसिकली वी अलाउ इट टू कूल डाउन। तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रही है इसमें से, एज यू कैन सी फ्रॉम द रिएक्शन। तो कुछ ट्रैप हो जाती है अंदर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये ना ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर्स। तो ये बेटा हिंदी में फफोले बोलते हैं। तो राइट, तो ये बन जाता है फफोलेदार कॉपर और इसकी रिफाइनिंग करते हैं हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से। यहाँ पर अगर आप देखो ये सी सही था, पर अगर आप डी ऑप्शन को देखो कि रिफाइनिंग जो होती है ब्लिस्टर कॉपर की वो कार्बन रिडक्शन से होती है, बिल्कुल नहीं, हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं। आपको पता होगा एनोड हमारा इम्प्योर होता है, कैथोड वहां पर प्योर होता है। बड़ी थिन स्ट्रिप लगाते हैं कैथोड की और बड़ी प्योर स्ट्रिप होती है, थिन स्ट्रिप होती है। एनोड बहुत बड़ा सा होता है। ओवर द मतलब व्हेन यू अलाउ दिस रिएक्शन टू हैपन इन दिस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, कॉपर जो है, जो एनोड पे था, जो इम्प्योर था, वो धीरे धीरे उसकी थिकनेस कम होती जाती है और कैथोड की थिकनेस बढ़ने लग जाती है। यही बहुत प्यारा, बहुत शानदार तरीका है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हम इसी तरीके से करते हैं। यस, याद आ रही है चीजें, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, सो अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ABC। ABC इज द करेक्ट आंसर। चीजें मैंने यहां पर मेंशन भी कर रखी है। स्लैग हमेशा ऊपर आता है, तैरता है, ये याद रखना, तैर कर उसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यस, ऑसम। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रोमियम एंड मैंगनीज, अच्छा क्रोमियम यहाँ पर +2 स्टेट में है और मैंगनीज +3 स्टेट में है। जरा देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं क्रोमियम +2 स्टेट, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, है ना। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s1। यहां से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए, तो ये क्या है, 3d4 कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। मैंगनीज क्या है, मैंगनीज +3 स्टेट में दे रखा है यहाँ पर।
बेटा +3 में दे रखा है 3d5 4s2 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3d4। इन ऑप्शंस को जरा देखते हैं। बोलता है अच्छा ये ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे सबसे पहले जो नोटिस में गया मेरे, कि जो क्रोमियम 2+ है और क्रोमियम 3+ है, ये दोनों ही अगेन एक एडवांस का क्वेश्चन था, कितना सरल क्वेश्चन है ध्यान से देखना। क्रोमियम 2+ और मैंगनीज 3+ एग्जिबिट D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी तो मुझे दिख गया, ये भी मल्टी करेक्ट है बाय द वे, ये बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, मजा आ रहा है ना, चीजें समझ आती आ रही है। क्रोमियम जो है 2+ स्टेट में इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्रोमियम 2+ से, बेटा अगर ये खुद अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्रोमियम 3+ में चला जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 3d3। अच्छा, इसको ऐसा करने से फायदा क्या मिलता है आपको पता है ना, हमारे पास T2G और EG लेवल होता है, ये जो है हाफ फिल्ड T2G बना लेता है। ऐसा करने के बाद जब D3 कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां देखने को मिलती है, इट फॉर्म्स हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज एक्चुअली फिल्ड, जो ये आपका व्हिच इज एक्चुअली स्टेबल, आई एम सॉरी, ये ऐसे एक्चुअली क्या होने वाला है, जो 5 होने चाहिए थे, जैसे अगर 5 होते तो ऊपर चले जाते, यहाँ पर 3 थे, नीचे T2G क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो ये क्रोमियम पानी के अंदर, अच्छा ये सब कुछ कहां हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कहां हो रही है, पानी के अंदर हो रही है। तो ये अगर 5 होते तो ऊपर चले जाते, पर बेटा यहाँ पर 3 है, ठीक है 3 है, तो नीचे तीनों के तीनों हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं T2G की तरह। बात समझ हो गई बिल्कुल, ये मतलब ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में T2G स्टेबल हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज एक्चुअली ट्रू, पानी के अंदर क्रोमियम जो है 2+ फॉर्म में एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, इसको आप याद भी कर लो। क्रोमियम जो है 2+ फॉर्म में पानी के अंदर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि T2G उसका वहां पर हाफ फिल्ड हो जाता है एंड विच इज स्टेबल। अच्छा, बात करते हैं ऑप्शन बी की। लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में ऐसा क्या होने वाला है, मैंगनीज, यानी कि एक सही हो गया, मैंगनीज 3+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए मैंगनीज हमने देखा 3+ में D4 कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए। यानी कि ये क्या बनने वाला है, ये 3d5 कॉन्फ़िगरेशन उठा लेगा, और 3d5 तो स्टेबल होता ही है। यस, ठीक है जी, बस बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। तो यस, यानी कि ये भी सही है। तो यानी कि पानी के अंदर क्रोमियम जो है 2+ फॉर्म में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है, ये 3+ फॉर्म में कैसा काम करने वाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है, और ऑप्शन सी सही था। अच्छा, व्हेन क्रोमियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, द क्रोमियम अटेन D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो बहुत ही स्टूपिड ऑप्शन है, D5 कहां से आया भाई, D3 बनेगा ना, अभी अभी देखा हमने, D3 बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर ABC, राइट, ये भी ABC है, राइट, ABC। आपका ये जो D ऑप्शन था वो गलत था, तो यहाँ पर ABC सही है, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैंने हर चीज समझाई भी है। तो यस, ABC इज द करेक्ट correct option are the correct options. Awesome. The type of hybridization and magnetic property of the complex, आपके सामने कॉम्प्लेक्स दे रखा है, मैंगनीज यहाँ पर +3 स्टेट में, एज यू कैन सी मैंगनीज यहाँ पर +3 स्टेट में है, तो यानी कि D4 कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी, 3d5 4s2 होता है, ठीक है। अब 3d4 हो गया, और लीगेंड जो लगा है Cl- इज अ वीक लीगेंड, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है 6 बार लीगेंड लगे हुए हैं, आपको पता है D4 कॉन्फ़िगरेशन है और वीक लीगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3d2, राइट। और अगेन अगर sp3d2 होगी, ये जो है ना आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूर देखने को मिलेंगे। ये आपकी अगर 3d है, करेक्ट, यहाँ पर ये अनपेड फॉर्म में ही रहने वाले हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा 4s 4p एंड 4d, ये दे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो पीछे जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में डेफिनेटली मिलने वाले हैं, तो आपको पैरामैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, sp3d2 एंड पैरामैग्नेटिक। ऑल राइट, यस इंडीड, हर एक चीज समझा दी, क्लियर। मैंने यहाँ पर मेंशन भी करे हैं रिजल्ट्स आपके सामने, यू कैन एक्चुअली लुक एट दैट एज वेल, बट यस मैं हर चीज समझाते हुए चल रहा हूँ। ऑसम, बढ़िया, मजा आ रहा है, चीजें क्लियर होते जा रही है। देखो अगर मजा आया सेशन के साथ, आप रिलेट कर पाए, हर एक चीज आपको समझ आ रही है, तो जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में आज कि ये चीज अच्छी लगी। आप अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए मुझसे, देखो
मैंने बोला है डेमोक्रेसी है, आप हमेशा पूछ सकते हो यहाँ पर, राइट। मैं हमेशा अपने पुराने चैनल पर भी यही बोलता था, मैं आज भी यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, आप पूछिए कि सर मुझे, या फिर आप बताइए सर मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए, आई वुड लव टू एड्रेस दैट। तो अगर आपका कोई सजेशन है, आपका कुछ डिमांड है, डू लेट मी नो, आई लुक इनटू दैट, और अगर वो मेरे से पॉसिबल हुआ डेफिनेटली आई एग्जीक्यूट इट, आई डू माई बेस्ट, ठीक है। सो मेक श्योर इन द कमेंट बॉक्स यू लीव अ कमेंट कि ये चीज़ अच्छी थी या फिर ये चीज़ें मुझे चाहिए, तो आई हेल्प यू आउट। ऑसम, चलिए बहुत बढ़िया, मूविंग ऑन। माई फेवरेट क्वेश्चन, इसको आंसर करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गो फॉर इट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसको कैसे करेंगे जरा बताओ, आपके सामने सारे ऑर्डर दे रखे हैं, आपके सामने सारे ऑर्डर्स भी दे रखे हैं और एक कंपाउंड आपके सामने है। बहुत प्यारा, बहुत शानदार सवाल है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बताओ बताओ बताओ, हाउ डू यू प्रोसीड, यहां पर प्रोसीड कैसे करेंगे? ऑलराइट, देखो यहां पर बच्चा लोग, आपके सामने आपसे पूछा जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2, ठीक है। SN2 अटैक यहां पर होने वाला है, तो आपको इतना पता होना चाहिए यहां से जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर यहां पर, उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Cl को बाहर निकालेगा। हर जगह Cl है, आप देख पा रहे हैं। जितना ज्यादा यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उतना बढ़िया, उतनी जल्दी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Cl को रफा दफा करेगा, ठीक है। पर बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे? जितना बढ़िया अगर आपके सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, और NO2 तो बहुत ही कुख्यात, बहुत ही फेमस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और काफी जगह लगा हुआ भी है। अब देखिए यहां पर इन दोनों में बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता था कि सर यहां पर कैसे प्रोसीड करूं, विच इज अंडरस्टूड, वाकई तो बहुत आसान है ये। देखो यहां पर NO2 एक -M ग्रुप है, हर जगह ही आप देखेंगे पैरा पोजीशन पे एक -M ये शो करता है, ऑर्थो पे भी -M शो करता है, हाँ मेटा पे ये सिर्फ -I शो करने वाला है। तो बेटा यहाँ पर क्योंकि ऑर्थो नजदीक लग गया, पैरा दूर हो गया, ये भी एक अच्छा सिस्टम है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा अच्छा आप देखेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनने वाला है। पर बेटा क्योंकि NO2 नजदीक आ गया यहाँ पर, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप देखने को मिल रहा है और बहुत नजदीक है। तो यस, तो यहाँ पर जो सेकंड था सबसे ज्यादा इस पे न्यूक्लियोफाइल बड़ी तेजी से अटैक करेगा SN2 जब से जल्दी हो जाएगा, राइट। यहाँ पर मेटा पे भी था, यहाँ पर भी मेटा पे भी है, पर ये जो NO2 है ना ये अब पैरा पे चला गया, पैरा पे स्ट्रॉन्ग -M होता है पर दूर हो गया थोड़ा सा, राइट, थोड़ा सा दूर हो गया। यहाँ पे -M -I दोनों होता है, एक्चुअल में ये भी बताना चाहूंगा, ऑर्थो और पैरा पे कोई कंफ्यूज ना हो जाए, ऑर्थो और पैरा पे -M एंड -I दोनों ही होता है। यहाँ पर -I भी आ गया ना, यहाँ पर -I थोड़ा कम हो गया क्योंकि दूर हो गया, ये लॉजिक है, बात समझ पा रहे हो? तो यानी कि सेकेंड सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, फिर बेटा इधर तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, सबसे लास्ट जाएगा। तो यानी कि मेरे पास करेक्ट आंसर, ये अभी 2020 का सवाल है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो बेटा आंसर आ गया इसका ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान था। चलिए मूविंग ऑन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, ये वाली आपने कहावत जरूर, खाने के कुछ और होते हैं, राइट, तो आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है, इट्स अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ दैट। जरा देखना, टेस्टमेंट है बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का। आपको दिख रहा है क्या खतरनाक सा है क्वेश्चन, क्या सर क्या बड़े बड़े डायग्राम से दे रखे हैं, कुछ होगा नहीं यहाँ पर। अगर आप थोड़ी सी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही से जानते हैं, समझते हैं ना, आप चुटकियों में इसको आंसर कर देंगे। देखो आपके सामने ये रिएक्टेंट है, यहां पर अगर आप देखें ये क्या है, परऑक्साइड। हमने पढ़ा है ना जनरली क्या फॉर्म में होते हैं, R2O2 परऑक्साइड, और आपको दिख रहा है आगे HBr लगा हुआ है, तो यहां पर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाएगी ना। हाँ अब दिखा, ये परऑक्साइड है, HBr लगा हुआ है, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होने वाली है, मार्कोनिक नहीं होगी, एंटी मार्कोनिक होगी। ये रहा मेरे पास एल्कीन, ये रहा मेरे पास एल्कीन, आशा करता हूं इसको आप देख पा रहे हो, इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। ये रहा मेरा एल्कीन, और एंटी मार्कोनिक एडिशन इस तरीके से होती है कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है एडेंडम का, राइट, इट विल अटैच टू दैट पर्टिकुलर कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड विच इज लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, तो Br कहां पर लगने वाला है, ये जो कार्बन है, ये जहां पर ये कार्बन होगा ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा बेटा, इधर Br घुस जाएगा। करेक्ट? क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? तो पहले स्टेप में मैं यहां पर इसका आंसर लिखता हूं। जब पहला स्टेप आप करेंगे, पहले स्टेप से जो आपको मिलने वाला है, यहां पे Br लगा हुआ है, प्लीज अलाउ मी, यहां पर Br लगा हुआ है,
1 2 3, सो 1 2 3 और यहां लग गया हमारा बी आर, राइट। बात समझ पाए? बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बेटा, ये रिएजेंट जिसको याद है, जिसने अपना पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ढंग से पढ़ा है, एल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स, वो बड़े आराम से आंसर कर देगा। ये क्या हो रहा है? स्वार्ट्ज रिएक्शन होने वाली है, राइट। यहां पर आप देखेंगे इंस्टेड ऑफ ब्रोमीन, अब क्योंकि ये वाला और ये वाला कौन सा हटाऊं, ये भी एक क्वेश्चन आएगा बेटा। ये ब्रोमीन में PDCH है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये बहुत मुश्किल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाना इनका, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ये जो कार्बन से भी अटैच्ड है ये ब्रोमीन, वो sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या बोलते हो, हाँ या ना? देख रहा है, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। इनमें PDCH भी देखने को मिलेगा यहाँ पर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जल्दी से नहीं जाने वाला है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, माफ कीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जल्दी से नहीं जाने वाला। पर हाँ, ये बड़े आराम से जा सकता है। कार्बन यहाँ पर कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, आराम से अटैक हो सकता है। सिंपल सा लॉजिक क्लियर हो गई, तो ये बात भी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। स्वार्ट्ज रिएक्शन जब होगी तो ये Br की जगह क्या आ जाएगा, F, और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, ऑप्शन डी में। सी और डी में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी थी, पर अगर आप ढंग से कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं, बहुत आराम से इसको आंसर दे देंगे इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी वाला आंसर आपके सामने। क्लियर हो गए, बात समझ आई? अच्छा, इधर मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, आपको अपने फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स याद है ना, कि किधर फ्लोरिनेटिंग, कौन से फ्लोरिनेटिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन में? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, या फिर आप मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो यस आपको पता होना चाहिए। आशा करता हूं आप भी साथ साथ दिमाग में अपने इसको याद कर रहे हैं और इसको लिख भी रहे हैं, या फिर आंसर भी कर रहे हैं मुझे ऑन स्पॉट। ठीक है, तो क्या क्या है, AgF, Hg2F2, इसी तरीके से बेटा SbF3। आप इसको और बढ़ा सकते हो आगे इस कहानी को, आप यहाँ पर COF2 को भी ले सकते हो। तो ठीक है, ये कुछ फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इन्हें जरूर याद कर लेना। ठीक है, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ऑसम। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव अहेड। तो देखा, देखने में मुश्किल था सा। ऑसम, दिस इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी एक एडवांस का क्वेश्चन है और 2019 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द मेजर प्रोडक्ट P, P में कितने OH हैं ये आपको बताना है। ठीक है, चलो पहला अगर आप स्टेप देखें इस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ, पहला जो स्टेप देखने को मिल रहा है, ये लिंडार्स कैटलिस्ट लगा है। ये क्या काम करने वाला है, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। ये आपका एल्काइन है ना, दिस इज योर एल्काइन। ये लिंडार्स कैटलिस्ट ही तो है, PDBSO4 इंक्विनोलिन। हाइड्रोजन आप यहां पर पास कर रहे हो, क्या बोलते हो, हाँ या ना? सही बात। तो यहां पर रिडक्शन होगी, यहां पर रिडक्शन होगी। बेटा रिडक्शन होने से आपको क्या मिलने वाला है, मैं यहां पर लिखता हूं। तो आफ्टर योर स्टेप 1, what you will end up getting is something like this. अच्छा जी, ठीक है। अब बेटा आपके पास 3 डबल बॉन्ड हो गए। नेक्स्ट क्या है, बेयर्स रिएजेंट, डाइल्यूट KMnO4 एट 273 केल्विन। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बेसिकली आपको बोल दिया गया, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। बेयर्स रिएजेंट सिनेडेशन करता है, और ऐसा मतलब बेसिकली आप देखेंगे सिस डायोल्स बन जाते हैं। एल्कीन से आपको क्या मिल जाता है, सिस डायोल मिल जाता है। यस और नो, सिनेडेशन के थ्रू होता है सब कुछ, पता है ना, याद है ना? तो बेटा ये तो आप सिंपल सी बात हो गई ना, जितने भी डबल बॉन्ड हैं उनको बेसिकली आपको तोड़ देना है और उनकी जगह क्या लिख देना है, उनको तोड़ के आपको क्या लगा देना है दोनों एंड्स पे, यहाँ पर OH, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर। कर पाओगे? ऐसे ही एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर। अच्छा, इसको कंफ्यूज ना करना कि सर आपने तो एंटी कर दिया। बेसिकली मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूँ, डू नॉट गेट मी रॉन्ग हियर, कि एक OH यहाँ आ जाएगा, एक OH यहाँ आ जाएगा। इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, एक OH यहाँ आ गया, एक OH यहाँ आ गया। ठीक है, इसको तोड़ दो, एक OH यहाँ आ गया, एक OH यहाँ आ गया। तो कितने OH दिख गए आपको? मैंने एक ही झटके में कर दिया, तो मैंने ये स्टेप 2 के बाद भी जो आंसर आने वाला है वो बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने OH दिख रहे हैं, 6। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 6 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 2019 का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, तो यस आंसर इज 6। ऑसम, ये भी क्लियर हो गया। चलो मूव करते हैं आगे।
अ डेकापेप्टाइड, ये एडवांस का क्वेश्चन है 2011 का। अ डेकापेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव ग्लाइसिन। और ये आपके बायोमोलिक्यूल्स का बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स पे क्वेश्चन है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सिंपल सा यहाँ पर केमिस्ट्री का आपको योगदान दिखेगा, बाकी पूरी मैथ्स है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो देखते हैं। अ डेकापेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गेव ग्लाइसिन, एलानाइन एंड PHE, ठीक है। ग्लाइसिन contributes 47% of the weight of hydrolyzed product. The number of glycine units present in decapeptide. अगर आपको एक डेकापेप्टाइड बोल रहा है, आपके पास है और आपने उसकी हाइड्रोलिसिस कराई, मुझे एक बात बताओ, डेकापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड लिंकेज होंगे? बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। अगर ये डेकापेप्टाइड है तो कितने पेप्टाइड लिंकेज होने चाहिए? यस, बिल्कुल सही। अगर ये डेका है तो इधर 9 पेप्टाइड लिंकेज होने चाहिए। हमेशा याद रखना, अगर आपको मैं बोलूं कि आपके पास n टाइप ऑफ आपका पेप्टाइड है, तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे? हमेशा n-1। जनरलाइज कर दिया मैंने। उसमें कितने होंगे बेटा? n-1। तो अगर 10 थे यहाँ पर, डेकापेप्टाइड है, 10 आपको नहीं मिलने वाले पेप्टाइड लिंकेज, हमेशा एक कम मिलेगा, 9 मिलेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पर उसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए मैंने काम किया और कुछ नहीं किया। तो देखो यहाँ पर जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आप क्या पाओगे कि हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट क्या क्या होगा उसके अंदर 796 तो बेटा आ रहा है आपका, क्योंकि ये डेकापेप्टाइड का मास है, ठीक है जी। साथ ही साथ अब क्योंकि जो पेप्टाइड है उसको आप तोड़ रहे हो, 9 पेप्टाइड लिंकेजेस है यहाँ पर, उसको तोड़ रहे हो पानी के थ्रू, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे +9 × 18 हो जाएगा। ये आपका मास हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। ये कितना हो गया? 162। तो यस, यहाँ पर 796 × 162 8 आया। यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 5। यह आ गया 958। ये आ गया टोटल आपका हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट का मास है 958। अब बोला है कि हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट में 47% मास का जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्लाइसिन करता है। अरे बेटा, अगर आप एग्जाम लिखते हैं और आपका परसेंटेज आता है 80%, यानी कि मान लीजिए केमिस्ट्री में आपकी 80% मार्क्स है, यानी कि 100 में से कितने आए? 80 मार्क्स आए ना, करेक्ट। तो यहाँ पर योगदान बिल्कुल वही है। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास जो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट था 958, उसका मैं 47% अगर देखूं तो वो किसके बराबर है? टोटल मास ऑफ माय ग्लाइसिन। किसके बराबर है वो? टोटल मास ऑफ माय ग्लाइसिन, करेक्ट। तो इसको करके आप टोटल मास निकालोगे ग्लाइसिन का, और एक ग्लाइसिन यूनिट का इन्होंने बताया है मोलर मास कितना है? 75। डिवाइड बाय 75 कर देना, आपको नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स मिल जाएंगी। तो यही काम किया। जब 47 कर दोगे तो 450 आया, 47%, तो 450 आया। 450 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू 6। यानी कि आपके डेकापेप्टाइड में कितनी ग्लाइसिन की यूनिट्स थी? 6। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? आसान था। मैथ्स यहां पर ज्यादा इन्वॉल्व थी, केमिस्ट्री सिर्फ एक छोटा सा पार्ट आपको पता होना चाहिए था। अगर डेकापेप्टाइड है तो नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस कितने होने वाले हैं? यहाँ पर 9 होने वाले हैं। हमेशा आप देखेंगे जनरलाइज करें तो जितना जैसा मर्जी आपका पेप्टाइड दे रखा है उसमें से एक कम करना है आपको पड़ेगा टू फाइंड द नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए, अच्छा लग रहा है ना वीडियो तो जरूर करना इस वीडियो को लाइक। यू विल मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यू विल ऑल्सो मेक श्योर अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। आई विल डेफिनेटली लुक आफ्टर दैट। अंडरस्टैंड? चलिए, यू आर अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, एज आई मेंशन, आई विल आल्सो मेंशन दिस पार्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो वेदांतु का क्रैश कोर्स है, आई अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, और जो बच्चे इसको बाद में भी देखने वाले हैं, देखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, it's very very important that you give good quality mock tests. It's very important right now. आपके कुछ ही दिन रह गए हैं जेई को, आपको अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एक झटके में अगर आप सॉल्व करें, एक अच्छे बिल्कुल जेई लाइक एनवायरनमेंट में सिमुलेशन आप ऐसा क्रिएट कर दें घर के अंदर बैठे बैठे कि आप जेई दे रहे हैं, आप उसी फील के साथ देंगे एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर मॉक टेस्ट ऐसे ही डिजाइन किए जाते हैं। उसके बाद आपको बेटा इनकी एनालिसिस करने को पूरी आपको दी जाती है कि देखिए क्या क्या गलती करी है आपने।
साथ ही साथ आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलती है, तो आपको पता लगेगा वेयर डू यू स्टैंड एंड हाउ यू वांट टू सी योरसेल्फ गोइंग फ्रॉम देयर और दैट पर्टिकुलर पॉइंट, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यस, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है, बहुत ही अमेजिंग टूल है फॉर यू, इट विल हेल्प यू अलॉट। एंड आई एम नॉट गोना से कि बहुत महंगा है यही, यस ये बहुत सस्ता है, इट इज जस्ट ऑफ 1800 रुपीज। तो 1800 रुपया में आपको पूरी ये चीजें मिल जाएंगी। एंड इसमें आपको एक बात बताऊं, आपके पास एक पूरा डेटा कलेक्ट भी हो जाएगा अगर आपके कुछ वीक पॉइंट्स है, कुछ टॉपिक्स है जिसको आप आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए हो, यू नो देयर विल बी फर्स्ट अटेम्प्ट, यू विल आल्सो गेट अनदर अटेम्प्ट। और आपके पास अगर डेटा हो जिसके थ्रू आप जो भी चीजें आप वीक हैं जहां आपकी, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो जब मर्जी, व्हेनेवर यू वांट, एन नंबर ऑफ टाइम्स आप देख सकते हो। कितना अमेजिंग नहीं हो जाएगा ये सोचना। और ये क्रैश कोर्स का बेस्ट पार्ट क्या है, ये नहीं है कि सिर्फ आपने अगर आज एग्जाम दिया तो आपको टाटा बाय बाय बोल देंगे, आपने एग्जाम दिया बाय बाय, नहीं 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 नहीं, आपके एडवांस तक वी विल बी देयर विद यू टिल जेईई एडवांस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे कोर्सेज को लीजिए, और ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और इसमें मॉक टेस्ट भी है और डेटा बैंक क्रिएट हो जा रहा है, कहीं आप मिस करते हो कुछ चीजें जो आपको नहीं आती हैं, आप आराम से रिविजिट कर सकते हो जब मर्जी, व्हेनेवर यू वांट। सो इजंट इट द बेस्ट पार्ट? आई होप यू गेट इट, करेक्ट। सो 1800 रुपए का कोर्स है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1800, वैसे 2000 का अगर मेरा कोड लग जाएगा तो इट विल कॉस्ट यू 1800। और लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड द लिंक, जस्ट क्लिक ऑन इट, बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु, ठीक है, बी अ पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। The polymer containing strong intermolecular forces, the polymer containing strong intermolecular forces, example hydrogen bonding is, आपको बताना है कौन सा पॉलीमर है इनमें से जो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये अगेन ये पॉलीमर चैप्टर से है और बहुत सिंपल सा एनसीईआरटी में दे रखा है, और इस पे क्वेश्चन आया है 2010 में। बहुत प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा इसका आंसर निकलेगा। आपको पता होना चाहिए जो आपके फाइबर्स रहते हैं, लाइक नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, टेरेलीन, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। फाइबर्स सबसे ज्यादा ऐसी कैटेगरी है जिधर जो भी पॉलीमर्स रहते हैं दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पर क्या रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बात समझ आई? एक थर्मोसेटिक होता है, थर्मोप्लास्टिक्स होता है, राइट। थर्मोप्लास्टिक में बेटा आप देखेंगे कि वहां पर इंटरमीडिएट फोर्सेस रहती है, वेंडरवॉल फोर्सेस जो आपके पास इलास्टोमर्स में रहती है, और जो आपके अंदर फाइबर्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहती है उनके बीच में रहती है थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर। थर्मोसेटिक बहुत ज्यादा क्रॉस लिंक्ड, हाईली क्रॉस लिंक्ड होते हैं, जैसे बेकेलाइट हो गया, पॉलीस्टाइरेन, पीवीसी है ना, पॉलीविनाइल, बहुत सारे इसके वैसे एग्जांपल मेरे दिमाग में, पॉलीविनाइल, बहुत सारे मेरे दिमाग में, अगर एक दो कम आए तो चलेगा, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, राइट। तो ये सारे पॉली थर्मोप्लास्टिक्स में आ जाते हैं। थर्मोसेटिक के अंदर बेकेलाइट इज द बेस्ट एग्जांपल, हाईली क्रॉस लिंक्ड होता है, ठीक है। यहां पर जो सबसे सही रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, आपको याद रखना है नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, आपका टेरेलीन, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है आपके मॉलिक्यूल के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 6, देखते ही पता लग जाना चाहिए, ऐसा ऑप्शन मिले जहां एच बॉन्ड है तो ये 3-4 ऑप्शंस याद रख लीजिए, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, टेरेलीन, या एच बॉन्ड छूटते ही जाना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन 2018 में, ये क्वेश्चन काफी बार आया, घुमा फिरा के आया, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन I3 माइनस इज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन I3 माइनस इज, गो फॉर इट, आंसर करिए। बहुत सिंपल सा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है कुछ इस प्रकार से, इसको तोड़ दो, इसको कुछ इस प्रकार से तोड़ दो। तो इसका जब ईपी इलेक्ट्रॉन पेयर निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द सिस्टम, वो क्या आएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ आयोडीन, ऑफ कोर्स 7, हाउ मेनी मोनोवेलेंट एटम्स आर देयर नाउ, 2, राइट, माइनस कैटायन प्लस एनायन, यहाँ पर कितना चार्ज दिख रहा है आपको, एनायन का -1, तो उसको आपको ऐड कर देना है, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो ईपी आ गया 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d इज द हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा जी, फिर बेटा कंटिन्यू करते हैं। इसका अगर आप बात करो बीपी का, कि बीपी कितना आएगा, बीपी आएगा 2, तो यहाँ पर लोन पेयर कितने बन जाएंगे, 5 - 2 3, 3 लोन पेयर तो यहाँ से आ गए।
और देखो एक आंसर दे रखा है 3, बच्चा तुरंत मार्क करेगा और गलत हो जाएगा। 3 इसका आंसर नहीं है, 3 इज नॉट द आंसर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बच्चे यहाँ फंसे थे इस तरीके से। आपको ऐसा नहीं करना है। ये जब क्वेश्चन आया था बच्चों को आते आते बच्चों ने गलती कर दी थी। ठीक है, अब जरा देखना, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है टोटल, यहाँ पे टोटल मेंशन किया गया है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसका हम स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनाएंगे, जरा देखना। 3 लोन पेयर कुछ इस प्रकार से। लोन पेयर हमेशा उस पोजीशन पे बैठते हैं जहां पर बड़ा एंगल हो टू मिनिमाइज द रिपल्शन, राइट। तो अंदर की तरफ यहाँ पर यहाँ से देखेंगे आपको 3 लोन पेयर ऐसे लग जाएंगे। यहाँ लगा हुआ है बेटा एक आयोडीन, यहाँ लगा हुआ है एक आयोडीन। ओवरऑल कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ओवरऑल कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज है। आयोडीन पे भी तो बेटा लोन पेयर रहने वाले हैं 3, क्या बोलते हो, हर एक आयोडीन पे। ये रहा ऐसे बेटा यहां पर आ गया। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स दिख रहे हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, आई शुड से टोटल ऑफ कोर्स 9 इज द आंसर। 3 यहां पर 3 3, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया 9। इज दिस पॉइंट क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट के ऊपर ये क्वेश्चन है, हर चीज यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं टच करने के लिए, जिससे आपको हर एक चीज रिवाइज हो जाए। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट अ मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M0.98O, metal M present as M2 plus, M2 plus and M3 plus in the oxide. The fraction of metal which exists as M3 plus would be, wow. जरा आप ध्यान से देखना, बेसिकली होता क्या है, आपके पास सिचुएशन क्या थी कि मैं चलो एक एग्जांपल देता हूं, इस तरीके से देता हूं। मान लीजिए यहां पर रखा हुआ है Fe2+, यहां पर है आपका O2-, यहां पर भी है Fe2+, ठीक है। यहां पर है आपका O2-, Fe2+, O2-, यू गॉट द आइडिया बेसिकली, ठीक है। दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। यहां है Fe2+, ये है O2-, ये है Fe2+। मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि ये Fe2+ बाहर निकल गया क्रिस्टल से। अगर Fe2+ बाहर निकला क्रिस्टल से, तो बेटा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगा। अब देखिए, एक अगर Fe2+ बाहर निकला है तो एक वॉइड जनरेट हो रहा है, डू यू एग्री। पहले एक बात बताओ, अगर एक बाहर निकलता है तो एक वॉइड जनरेट हो रहा है, बट सर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन नहीं है, अभी Fe2+ बाहर निकल गया। तो बेटा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर 2 Fe2+ कन्वर्ट हो जाएंगे Fe3+ में। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, लेट मी राइट इट, 2 Fe3+ बन जाएंगे। अगर एक बाहर निकलता है, अगर 1 void is created, then 2 Fe3+ are actually created to maintain the electrical neutrality। ये लॉजिक निकाल लिया, जनरलाइज कर सकते हो। अगर मैं बोलूं n है तो कितने आपके Fe3+ बनेंगे, n टाइम्स बन जाएंगे, 2 into n टाइम्स, ऐसे बोलना पड़ेगा, 2 into n टाइम्स। बात समझ आया, हाँ या ना। अगर n voids बन रहे हैं तो मैंने जनरलाइज कर दिया, सिंपल कर दिया। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास मान लीजिए अगर फॉर्मूला होता M100O, यानी कि इस टाइम जैसे यहां पर था अगर मैं सिंपल लिखता हूं, सॉरी, लेट मी जस्ट राइट इट लाइक दिस। अगर मैं बोलूं मेरे पास MO था मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या है, आप ऐसे अज्यूम कर लो, इसका मतलब आपके पास 100 एटम्स M के हैं, 100 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। पर बेटा कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास मिल गया आपको 0.98O। इसका मतलब क्या है, आपके पास 98 जो है आपके एटम्स हैं वो मेटल के हैं और 100 एटम्स आपके पास ऑक्सीजन के हैं। मान पा रहे हो, यानी कि कितने वॉइड्स बन जाएंगे, कितने मेटल एटम्स मिसिंग हैं। हम आयंस भी बोल सकते हैं, एटम्स के फॉर्म में आसान रहेगा। तो कितने यहां पर मिसिंग है, कितने वॉइड्स बन जाएंगे, कितने वॉइड्स बन जाएंगे, 2 वॉइड्स बन जाएंगे, क्योंकि 2 मिसिंग है, राइट। यानी कि Fe2+ यहां पर एटम्स की जगह आयंस पे ट्रांजिशन ले लो कि हाँ सर, अब ये जो मेटल है ये एक्चुअली एग्जिस्ट कैसे कर रहा था, Fe2+ की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, FeO था ये बेसिकली, है ना।
अब यहां पर Fe2+ जो था, दो एक्चुअली Fe2+ गायब हैं, तो वॉइड्स कितने बन गए? 2। यानी कि कितने Fe4+ रहने वाले हैं यहां पर, कितने Fe3+, माफ कीजिएगा, Fe3+ रहने वाले हैं यहां पर, जस्ट इसका वॉइड का डबल, 2 into 2 डबल करना पड़ेगा, है ना। एक जब जाता है तो 2 Fe3+ बनते हैं, 2 गए तो 4 बन जाएंगे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो यानी कि कितने Fe3+ बन जाएंगे जब आपके पास टोटल कितने मेटल एटम्स रहने वाले हैं? 98 रहने वाले हैं। तो परसेंटेज मैं यहां पर लिख देता हूं, परसेंटेज कितना आ जाएगा बेटा? परसेंटेज ऑफ Fe3+ जो बना है, या मेटल जो आपका बना है, मैंने एग्जांपल ऐसे ले लिया कि अगर मान लो Fe है तो Fe2+ और Fe3+ बना सकता है। मेटल यहां पर आपको दे रखा है, बेसिकली MO के फॉर्म में आपको दे रखा है, मैंने एक लाइव एग्जांपल दे दिया आपको FeO का, तो Fe3+ रख लो। क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपको चलना है तो वहां पर हमारे को बेटा लिखना पड़ेगा मेटल, परसेंटेज ऑफ मेटल showing +3 state would be equal to what? It will be equal to 4 divided by 98 into 100, करेक्ट, into 100। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, रेड कर देता हूं, 4 डिवाइडेड बाय 98 into 100। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। क्या मैं अपनी बात समझा पाया, क्लियर कर पाया? बहुत शानदार सवाल था। फ्रैक्शन ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट इन M3+ वुड बी 4.08%। अच्छा, शानदार, सिंपल सटीक क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव अहेड। 2021 लेटेस्ट सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, लेटेस्ट क्वेश्चन। आ जाओ। एक कार टायर था, उसमें नाइट्रोजन भरी हुई थी एट 35 psi at 27 degrees Celsius. It will burst if pressure exceeds 40 psi. The temperature in degrees Celsius which the car tire will burst, at which the car tire will burst is, राउंड ऑफ करना है, इंटीजर वैल्यू देनी है। वॉल्यूम तो यहाँ पर फिक्स रहने वाली है, तो ऐसा आप अगर जानते हो, अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2। सो बेटा T2 कैसे निकालेंगे? T2 वुड बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू P2 by P1 into T1। बस वैल्यूज पुट करनी है। P2 कितना दे रखा है? 40 by 35 into 300, यही तो करना है। यस, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, 69 पॉइंट समथिंग, राइट, 69.9 समथिंग आएगा, तो विच कैन बी राउंडेड ऑफ टू 70। यस और नो? तो देख लीजिए पूरा सिस्टम यहां पर किस पे डिपेंडेंट है? दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2। तो यहां पर T2 क्या आ जाएगा? T2 इज नथिंग बट P2 by P1 into T1। जस्ट पुटिंग द वैल्यू अक्रॉस, दैट्स इट। So you will end up getting answer as 70, 69.9 आएगा, which you can round off nearest, round off करके आपको nearest integer बताना है, 70 आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, this is also clear, moving ahead। In a binary compound, atoms of element A forms a HCP structure and those of the element M occupies 2/3 of the tetrahedral voids of the HCP। The formula of the binary compound is, solid state के ऊपर अगेन एक और क्वेश्चन, आसान है, आंसर करने की कोशिश करो। I'll give you 2 minutes। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं हिंट दे देता हूँ। हिंट इज सिंपल कि जब आपके पास HCP आता है, HCP का Z कितना होता है? Z 6 होता है। यानी कि इसके पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होने वाले हैं? इसके पास 6 into 2 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहने वाले हैं। और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहेंगे यहाँ पर? 6 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की हमारे को जिक्र नहीं करना। बोला गया है जो आपका कंपाउंड ए है वो HCP बनाता है। गो फॉर इट, थिंक अबाउट इट, क्या आंसर आना चाहिए? आई विल गिव यू 1 minute। ऑल राइट, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है जी। तो चलो इसका करेक्ट आंसर की तरफ अप्रोच करते हैं। हाउ विल बी अप्रोच देयर? लेट्स सी। देखो, जो आपका ए है वो आपका HCP बना रहा है, इट फॉर्म्स दी HCP, और जो आपका M है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, 2/3 दैट टू।
तो बेटा 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर कोई चीज ऑक्यूपाई कर रही है वैसे लिख देंगे, और ये जो HCP बना रहा है आपका जो A है वो HCP बना रहा है, ठीक है। तो यहां से कितना आया 8:6, ये क्या बन जाएगा बेटा 4:3, यानी कि M4A3। तो ऐसा मुझे कहां देखने को मिल रहा है M4A3, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। समझ आ रही हैं बातें, क्लियर हो रही हैं बातें, बहुत बढ़िया। चलो मूविंग ऑन। हाँ ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, ये सर क्या क्या दे दिया। फिगर ऐसी फिगर विच इज नॉट अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ द एटम। देखो क्वांटम नेचर ऑफ द एटम मतलब जो ब्लैक बॉडी होती है इट विल एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज दैट? उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। E इज इक्वल टू HDU, करेक्ट। और उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? प्लूरल क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, चैट बॉक्स में जरूर लिखना है इसको, चैट बॉक्स बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, ठीक है। एक को बोलते हैं क्वांटम, तो प्लूरल क्या होता है? तो यहाँ पर बेसिकली सिंपल सी बात है, क्वांटम थ्योरी के बारे में पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ द एटम, ठीक है। आंसर करिए, सोचिए। अगर आप सारे ग्राफ्स को देखो, आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपका ब्लैक बॉडी, राइट, ये पार्टिकल नेचर पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर क्वांटम थ्योरी यहाँ पर आपका लग सकता है, राइट। प्लैंक्स ने जो बताया था कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और पैकेट्स दैट वी कॉल एज क्वांटम, वहां पर लग सकता है। पर बेटा यहां पर अगर आप ऑप्शन सी को देखो, यही ऑड वन आउट है, यही ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट, यही एक ऑड ऑप्शन है। बाकी आप देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करी गई है, यहां पर आपको बताया काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीक्वेंसी कब इजेक्शन होता है वो बताया गया है, यहाँ ब्लैक बॉडी की बात कर दी है, सिंपल सा आइडिया दे दिया, आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। पर हाँ, जैसे ही मैं बात करूं इंटरनल एनर्जी की, ये तो एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, इसका क्वांटम क्वांटम एनर्जी, क्वांटम नेचर ऑफ एटम से क्या ताल्लुकात? तो ऑड वन आउट तो ये बन गया ना ऑप्शन सी। तो ऑड वन आउट करके इसको आपको बाहर आंसर करना है, इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। इंटरनल एनर्जी का क्वांटम नेचर से आप कोई ताल्लुकात नहीं जानते, कोई रिलेशन नहीं है, राइट। सो आप बोलोगे नहीं नहीं ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट नॉट अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ एटम्स। चलिए मूविंग ऑन, आगे बढ़ेंगे। लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज गिवन टू यू। बोलता है हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl बताओ। 2020 का ही सवाल है, ये भी लेटेस्ट ही है, अभी के कुछ क्वेश्चंस पे मैंने फोकस भी करा 2021 पे कि ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप देख लो, आसान क्वेश्चंस हैं, उनको भी हमारे को लास्ट 3 साल तो जरूर पढ़ के जाने हैं। तो आई हैव टेकन दैट इनटू कंसिडरेशन, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही बनाए हैं। अब जरा देखना, अगर मैं बात करूं आपके NaCl की, NaCl जो है, जब इसकी अगर मैं लैटिस एनर्जी की बात करूं तो टूटकर आपको क्या देने वाला है? Na प्लस Cl माइनस गैसियस फॉर्म में, करेक्ट, गैसियस आयन देने वाला है ना ये। इसको जब आप पानी में डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा? Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, यही तो हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? यहां पर आपने बात कर दी हाइड्रेशन की, तो ये जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, राइट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये किसके बराबर है? ये इट इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? आपको इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा है कि लैटिस एंथैल्पी कितनी है? 788, और आपको बताया है कि जो आपका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है? 4। तो यहां से क्या मैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकाल सकता हूं? इट्स वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। तो ये जब उधर जाएगा तो माइनस के फॉर्म ले लेगा, तो -784 हो जाएगा ना। तो यहां पर कहां दे रखा है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में दे रखा है, हम सेकेंड, सिर्फ ऑप्शन सी में दे रखा है, तो सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ये तो काम करा है हमने।
सॉलिड से एक्वस में लेकर आए हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पर 2 स्टेप्स में आपको काम मिलेगा। पहले लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व होगी, या तो एक ही स्टेप में चला जाओ। ये स्टेप क्या है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये स्टेप क्या है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके बराबर है? हेस लॉ लगा दिया है, लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। करेक्ट। या तो एक ही स्टेप में चले जाओ या मल्टीपल स्टेप में चलो। तो मल्टीपल स्टेप तो ऐसे ही चलेंगे ना, बस यही काम किया। चलिए जी, next question. The standard enthalpy of formation of ammonia is given to you. Standard enthalpy of formation यानी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन gives you ammonia। ठीक है, 1 मोल बनने वाला है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइंड ही 1 मोल पे होता है। तो यानी कि नाइट्रोजन यहां पर मुझे लेना पड़ेगा हाफ, यहां पर कितना लेना पड़ेगा? 3/2। क्या मैं अपनी बात समझा गया? ठीक है जी। बोलता है इफ द फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एटम इज -436 किलो जूल पर मोल दैट ऑफ नाइट्रोजन। आपको बेसिकली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड निकालना है इन योर अमोनिया ऑफ कोर्स। बहुत सिंपल अप्रोच है। देखिए ये जो है ये बनता कैसे है? यहाँ पर NH बॉन्ड्स हैं। कितने NH बॉन्ड्स हैं? 3 NH बॉन्ड दिखेंगे। यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, बेसिकली हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड दिखेगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो हमारे को आंसर निकालना है। यहाँ पर इन टर्म्स आपको बेसिकली पूछा गया है बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है बेटा। तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पर मुझे कितनी दफा इनको तोड़ना पड़ेगा? आई नीड बेसिकली 1 नाइट्रोजन एटम, मुझे हाफ डिसोसिएशन, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड लगानी पड़ेगी। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दे रखा है, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन का भी डेटा दे रखा है। बात समझ पा रहे हो? ये बहुत सिंपल है, डेटा हर चीज दे रखी है यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा बेटा? 3/2 करने से ऑफ दिस बॉन्ड एंथैल्पी विच इज रिक्वायर्ड बेसिकली फॉर ब्रेकिंग HH बॉन्ड, जिससे आपको यहाँ से कितने मिल जाएंगे हाइड्रोजन? यहाँ से आपको 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, यहाँ से आपको 1 नाइट्रोजन मिल जाएगा। और आपको ये कितनी दफा मिलेंगे? या जब आप, क्योंकि तो आप यहाँ पर तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, वहां पर एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि नया बॉन्ड बनने वाला है। राइट, नए बॉन्ड जब भी बनते हैं एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर आपको कितनी दफा मिलेंगे NH बॉन्ड? आप देखेंगे 3 दफा नए NH बॉन्ड्स मिल जाएंगे। तो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा। देखो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक यही काम किया और कुछ नहीं करा कि क्या क्या डेटा चाहिए मुझे। अब डेटा बता रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, एंथैल्पी ऑफ व्हाट यू कॉल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये डेटा दे रखा है एंड बताया गया है फ्रॉम इट्स एटम इट इज दिस एंड दिस। उसी लॉजिक को आगे बढ़ाया है और बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और कुछ काम नहीं किया। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये बात समझ आ गई। तो वही चीजें आगे बढ़ाई हैं और काम आपका निकाल लिया है। हमारे को बॉन्ड एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड और विच यू विल सी विल बी एक्चुअली यूजफुल। हमारे को एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है NH की, तो यू विल बी एबल टू फाइंड डायरेक्टली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। आपको सीधे निकलना है, बस वैल्यूज पुट करनी है। कूल, तो ये भी हो गया है। लेट्स मूव अहेड। हाँ, ये प्यारा क्वेश्चन है। आपके पास एक इक्विलिब्रियम है N2O4 giving you 2NO2. You have this equilibrium. आपको इस इक्विलिब्रियम में बोला गया, ये दोनों गैसियस स्पीशीज हैं बाय द वे। आपको इस इक्विलिब्रियम में बोला गया ये जो इक्विलिब्रियम है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा H पॉजिटिव है। बोला गया है A और B केसेस करने वाले हैं हम यहाँ पर। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, A प्रोसेस आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम का। बोलता है कि कहां पर आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा? रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। राइट, सो इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर बोलता है और अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सिंपल सा लॉजिक है। डेल्टा H अगर पॉजिटिव होगा तो T अगर आप बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप टेम्परेचर घटाओगे
K घटेगा, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बेस्ड ऑन योर A आप बोल सकते हो रिएक्शन कहाँ भागने वाली है, पीछे भागेगी। फिर दूसरा जो B का जो चेंज है यहाँ पर, A का हमारे को चेंज क्लियर हो गया कि अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट बताओ कब होगा, जब कहाँ पर होगा, जब टेम्परेचर घटा दिया जाएगा, ऑफ कोर्स पीछे भागेगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाली चीज आउट ऑफ द पिक्चर। बोलता है B अब हम करने वाले हैं, हम ये जो चेंज करने हैं उसको हम B बोल रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करा, प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग, प्रेशर आपने बढ़ा दिया बाय इंक्रीजिंग नाइट्रोजन, बाय एडिंग नाइट्रोजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो अब आपने प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, और आपने इनर्ट गैस पास करी, नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, ठीक है। हाँ, टोटल प्रेशर ऑफ कोर्स बढ़ने वाला है, टोटल प्रेशर ऑफ कोर्स बढ़ने वाला है। पर अगर आप नोटिस करें यहाँ पर आप देखेंगे मोल फ्रैक्शन, क्योंकि ये जो आपका इनर्ट गैस है ये दूसरी गैसेस के साथ तो कंबाइन करेगा नहीं, हेंस द नेम इनर्ट, राइट, तभी तो इसका नाम इनर्ट था। हाँ, जरूर ऐसा होगा कि मोल फ्रैक्शन मेरा घट जाएगा पर पार्शियल प्रेशर मेरा डबल हो जाएगा, राइट, टोटल प्रेशर, सॉरी माफ कीजिएगा, टोटल प्रेशर मेरे पास डबल हो जाएगा। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आई विल गिव एन एग्जांपल। आपके पास सिस्टम के अंदर पहले 2 मोल गैस थी, आपने बाहर से 2 मोल गैस डाल दी, राइट, इनर्ट गैस डाल दी। ऑफ कोर्स टोटल प्रेशर, मैं अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं 4 हो जाएगा, तो जो मेरा मोल फ्रैक्शन था वो पहले से आधा हो जाएगा, आधे की तुलना में आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बाहर से 2 मोल और डाल दिए, तो मेरा जो था वो हाफ हो गया। मैं लिख देता हूं, इट बिकम्स हाफ ऑफ वॉट एवर इट वॉज। ठीक है, अब जो पार्शियल प्रेशर होगा, मैं एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूं, जो पार्शियल प्रेशर या फिर टोटल प्रेशर की अगर मैं बात करूं, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पहले 4 मोल थे, अब पहले 2 मोल थे, अब 4 मोल हो गए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पीआई की, पीआई क्या होता है, एक्सआई इंटू पी टोटल। एक्सआई आपका हाफ हो गया पहले की तुलना में, पी टोटल आपका डबल हो गया पहले की तुलना में, तो ओवरऑल क्या आया, तो यहां मैं बोल सकता हूं पार्शियल प्रेशर जो था वो ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा। बात समझ आई? ऐसी कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो इनर्ट गैस डाली है, ये जो इनर्ट गैस डाली है, इट विल नॉट इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग विद योर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। उनसे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कुछ नहीं है। हाँ, मोल फ्रैक्शन घट गया, आपका टोटल प्रेशर बढ़ गया, पर ओवरऑल पार्शियल प्रेशर पे कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। बात समझ आई? तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी आना चाहिए। सो इट शुड बी ऑप्शन बी। यस, इट इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 21 का आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल है ये। मोलर सॉल्युबिलिटी आपको बतानी है जिंक हाइड्रोक्साइड की इन 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। देखिए NaOH जो है इट विल आयनाइज 100%, इंस्टेंटली इट विल आयनाइज टू गिव यू Na+ एंड OH-। आपको बोला गया है क्वेश्चन में 0.1 मोलर है, तो यानी कि 0.1 मोलर आपके पास क्या आ गया, OH-। आपको पता है जिंक हाइड्रोक्साइड एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो बेटा ये क्या देगा आपको, ये देगा जिंक 2+ प्लस 2OH-। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं एट इक्विलिब्रियम इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी 2S प्लस 0.1। ये समझ आया 0.1 कहां से लिखा, क्योंकि कॉमन आयन है। अच्छा, जितना OH- पहले था 0.1, तो मैंने वहां पे लिखना जरूरी है यहाँ पर। अब कॉमन आयन इफेक्ट है, आपको पता है OH- ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर है, ये ऑलरेडी बहुत ही खराब इसकी सॉल्युबिलिटी है, और क्योंकि अब OH- की संख्या बढ़ गई, रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एज पर योर कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी एज पर योर नाउ ली-चाटलियर प्रिंसिपल। इक्विलिब्रियम पे आपने बेसिकली डिस्टर्ब कर दिया OH- की कॉन्सेंट्रेशन को, रिएक्शन और पीछे भागेगी। फर्दर आप देखेंगे OH- यहाँ पर बनना और कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, ये जो ओवरऑल टर्म है, क्या मैं बोल सकता हूँ 2S प्लस 0.1 इज नथिंग बट इक्वल टू 0.1। बात समझ पाए? यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आपको इतनी चीज क्लियर हो गई तो KSP क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर KSP इज इक्वल टू S फॉर दिस पर्टिकुलर सॉल्ट, KSP इज इक्वल टू S इंटू 0.1 का होल स्क्वायर। करेक्ट। KSP आपको कितना दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है KSP क्वेश्चन में मेंशन्ड है 2 × 10⁻⁻20 इज इक्वल टू S, राइट, इंटू 1 × 10⁻⁻2 कर सकते हैं, ये नीचे चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू 2 × 10⁻80। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, आपसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, दो इसका आंसर
आई एम सो सॉरी, 2 इसका आंसर निकल गया। ठीक है, तो द आंसर शुड बी 2, देख लीजिए, द आंसर इज इंडीड 2। ऑल राइट, चलिए, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर, लेट्स मूव अहेड। बात समझ आई? क्लियर हो गया? हर एक स्टेप मैंने समझा दिया है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा लग रहा है लेक्चर, आई एम डूइंग एवरीथिंग, यहाँ पर बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट ना हो, दैट इज वाई वी आर मेकिंग श्योर ऑल्सो कि हर एक चीज आपको मिल जाए। बैक टू बैक आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड सेशन दे रहा हूँ। लॉजिक यहाँ पर यही है कि हर एक चीज आपके पास आती है, फालतू इधर उधर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी, ओ आई एम सो सॉरी, एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा हो गया ये। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आपको जेई में जरूर देखने को मिल जाएंगे। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट फोकस। ओके, एक सेकेंड बच्चा लोग। नाउ इट्स फोकस्ड। ऑल राइट, बढ़िया, ठीक है, परफेक्ट। लेट्स सी, आपके सामने यहां पर एक सॉल्ट दिया गया है, एंड इफ यू एनालाइज दिस सॉल्ट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो ऑफ कोर्स यहां पर जो पीएच होगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो ऑफ कोर्स यहां पर जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा, तो 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C, यही इसका आपको देखने को मिलेगा, यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, सीधे वैल्यू पुट करनी है। यहां पर आपको Kb दे रखा है 10⁻⁵, तो pKb क्या हो जाएगा 5, तो यहां पर आएगा 7 माइनस, ये हाफ बाहर निकाल देता हूं, 7 माइनस हाफ, ये आ गया बेटा आपका 5 प्लस, माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस हाफ बाहर निकाल दिया, राइट। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, log C। अब ये log C क्या होने वाला है बच्चा लोग, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है आपको 2 इंटू, क्या मैं लिख दूं यहाँ पर 2 इंटू 10⁻², तो आ जाएगा 2 log 2 माइनस, तो बेसिकली log 2 माइनस 2, क्या बोलते हो, हाँ या ना, log 2 माइनस 2, इसको सॉल्व करना है आपको, दैट इज इट। मैंने पूरा आपके सामने सॉल्व कर दिया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द आंसर, बट यस द अप्रोच, एवरीवन इज क्लियर, यही सेम चीजें करिए, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा अपना आंसर। 7 से कम आना चाहिए, ठीक है, 7 से सारे ऑप्शंस कम थे, यहां पर करेक्ट आंसर इस बार ऑप्शन सी हो गया। ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2, KO2 रिस्पेक्टिवली, ये क्वेश्चन आया था, ट्रस्ट मी बच्चों ने गलतियां कर दी थी, और इतना सिंपल क्वेश्चन है 2020 का बेसिकली। अच्छा, 2019 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया था। K2O, K2O2, KO2, क्या करना है यहाँ पर, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। आप यहाँ पर अगर पोटेशियम की बात करो, पोटेशियम जो आपका एलिमेंट है, ये जो आपका पर्टिकुलर मेटल है, ये आपको पता है कहाँ देखने को मिलता है, हमेशा आपको ग्रुप 1 में देखने को मिलता है, एच ब्लॉक में ग्रुप 1, और ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। सिंपल, चाहे आपका केस हो K2O, चाहे आपका केस हो K2O2, चाहे सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में दे रखा है, चाहे पर ऑक्साइड की फॉर्म में दे रखा है, या नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्म में दे रखा है, डजेंट मैटर, ये नॉर्मल है, ये पर ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है, डजेंट मैटर, पोटेशियम हर जगह +1 स्टेट में ही होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। ये सिंपल फंडामेंटल्स हमारे क्लियर है, तो आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है जी, क्लियर हो गया, चलो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 माइनस आयंस आर, द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर आपको बताना है। आप बोलोगे बहुत सिंपल सी चीज है, क्या दिक्कत है, अब मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। आई हैव अर्ज्ड ऑल द स्टूडेंट टू लर्न दिस ट्रिक। देखो, या तो आप इसको नॉर्मल तरीके से कर लो, क्या है वो, K डैश L डैश है ना, वो तरीका जो आपके पास है, जो नॉर्मल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2pz pi 2px 2py, then you have pi star
2px 2py, लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, है ना। यही आप याद कर लेते हो, यही आपको याद है। आई विल से डोंट एक्चुअली गो फॉर दिस, देयर इज अ ट्रिक, वो याद कर लो, ठीक है। ये तरीका सही है, स्टैंडर्ड है, भूल जाओ तो ये याद कर सकते हो, पर एक ट्रिक भी याद कर लो, काम आएगी। सुनो, O2 O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर लिख दे रहा हूं, यहां पर याद कर लो। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, इसका होता है 2.5, इसका होता है 1.5, इसका होता है 1। याद रखना ये जो तीनों है ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये लास्ट वाला आपका डायामैग्नेटिक है। सीधे सीधे आप अगर इतना याद कर लेंगे सारी चीज, क्योंकि इस पे जेई काफी सवाल पूछता है ऑक्सीजन पे, और यही 4 ऑप्शंस हैं, यही 4 चीजें हैं आपको याद करने की। मैंने चारों की चारों आपको सामने एक ट्रिक के फॉर्म में याद करा दिया, ठीक है, समझ पाए। चलो, तो यहां पर अब क्या आंसर हो जाएगा, O2 प्लस O2 माइनस है यहां पर, तो 1.5 एंड क्या, पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप ट्राई करिए, ये मेरी तरफ से ट्राई करिए और इसका आंसर जरूर लिखिए। डू ट्राई दिस क्वेश्चन, ये मेरी तरफ से होमवर्क हो जाएगा। आई विल गिव यू 2 होमवर्क टुडे, ये मेरा होमवर्क नंबर 1 है। 2020 का सवाल है, इस पर जरा चेक करिए, इस पे जरूर आंसर करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डालना, दिस इज माय होमवर्क 1, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, ऑल राइट, ठीक है। तो मैं जरा ऑप्शंस के आगे खड़ा हो जाता हूं। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। मैच ईच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रॉम लिस्ट विद द कॉम्प्लेक्स गिवन इन लिस्ट 2। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है 2018 का, और बहुत सरल क्वेश्चन है। मैं नीचे से शुरू करता हूं, मैं 5th से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, एस से स्टार्ट कर रहा हूं बेसिकली, ठीक है। D2sp3 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये। तो अगर मैं बात करूं 6th कंपाउंड की, दिख रहा है यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 3D8, राइट। यहाँ पर जो निकल है +2 स्टेट में रहने वाला है, Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बढ़िया, ठीक है जी। ये किधर चला जाएगा, ये चला जाएगा D2, अरे मैंने आंसर निकाल दे, ओहो, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे फिर से ये चीज करूंगा, I'll do it again। चलो आपने अब देख ही लिया है तो क्या, कोई बात नहीं। I did not know the answer was also, it was showing the answer, पर चलो कोई बात नहीं, nevertheless। D, अब यहाँ पर जो आपके पास S है, अगर मैं S की बात करूं तो D2sp3 हमारे को देखना है, राइट। D2sp3, अच्छा मैं उल्टा बोल गया यहाँ पर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6, मैं ऊपर का वाला ले गया, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, I'll do it again। This is the thing I was discussing, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स DsP2, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 है। तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है ना बेटा, निकल जो है +2 स्टेट में रहने वाला है, 3D8, हाँ जी, इट विल गो डायरेक्टली फॉर इट। तो यहाँ पर जो निकल है, निकल का कॉम्प्लेक्स है, ये आपको एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देगा, कोई इशू नहीं। तो P के लिए 6 तो हो ही गया, P के लिए एक 6 तो हो ही गया। इसी तरीके से कोई और यहाँ पर बनता है, कोई और सिनेरियो बनता है, जरा देख लेते हैं कोई और चीज जहाँ पर इट कैन गो फॉर दैट। नो, नॉट रियली, ठीक है। sp3 की बात करूं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 है, टेट्राहेड्रल आपका ज्योमेट्री रहा है। कैसे हो सकता है, कौन सी चीजें 4th एंड 5th छूटते ही आपको दिख रही हैं, कैसे 4th एंड 5th बता देता हूँ। निकल यहाँ पर आपका, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 3d8 4s2, जो s के इलेक्ट्रॉन है वो d में चले जाएंगे और ये बाहर के ऑर्बिटल्स इस्तेमाल करेगा, इट विल बिकम sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अंडरस्टूड, ये बहुत फेमस एग्जांपल भी है। FeCl4 2 - 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। 3d6 4s2, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए क्योंकि आयरन यहाँ पर +2 स्टेट में है, तो 3d6 हो गया बेटा। आपका Cl जो है वो एक वीक लिगेंड है, यस, अगेन आपको देखने को मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो Q का 4 और 5 दे भी रखा है। sp3d2 की अगर बात करें, अब यानी कि ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दैट टू आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना, आउटर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आई शुड से, राइट। बात समझ पा रहे हो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। यहां पर R जो है, जरा ध्यान से देखना, अब किसके बराबर होगा,
एक तो जो चीज दिख रही है मुझे 1 दिख रहा है, 1 छूटते ही पता लग रहा है फ्लोरीन यहाँ पर F- जो एक वीक लिगेंड रहेगा, H2O। और आपको अगर याद हो टाइटेनियम, अगर आपको टाइटेनियम का पता हो, टाइटेनियम यहाँ पर +3 स्टेट में रहेगा, स्कैंडियम टाइटेनियम 3D1 कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। एनीथिंग D1 D2 D3 नो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड व्हाटएवर इज प्रेजेंट देयर, इररिस्पेक्टिव, वो हमेशा याद रखना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। D8 D9 D10 इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, वो हमेशा जनरली दे विल गो फॉर व्हाट, दे विल गो फॉर sp3 D2 कॉन्फ़िगरेशन, है ना, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 2 तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जो R है आप देखेंगे R सिर्फ 1 के बराबर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज आई मेंशन, ये 2 चला जाएगा सीधे सीधे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइटेनियम है, 3D1 लगा हुआ है, टाइटेनियम +3 स्टेट में लगा हुआ है, राइट, 3D1 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड, डजंट मैटर कौन सा लिगेंड है आपके पास, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये हमेशा किस में जाएगा, D2sp3 में जाएगा। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए ही बताई है मैंने बात। और यहाँ पर आप देखेंगे क्रोमियम है हमारा, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्रोमियम यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर क्रोमियम +3 स्टेट में है, राइट, 3D5 4s1। तो यहाँ पर ये आपका जो क्रोमियम है +3 स्टेट में है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 यहाँ से गया, 3D3 बनेगा। अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास अमोनिया है ना, ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अमोनिया लगा हुआ है, यहाँ पर अमोनिया लगा हुआ है, ये एक स्पेशल केस भी है, जनरली D3 में आप देखेंगे कि लो स्पिन बनता है, पर ये वाले में आप देखेंगे, ये वाला जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है आप उसमें भी देख रहे हैं S किसकी तरफ जा रहा है, लो स्पिन की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लिगेंड ऑल्सो, आप आंसर भी दे सकते थे, लो स्पिन ही जाने वाला है, इररिस्पेक्टिव। D1 D2 D3 हमेशा याद रखना, irrespective of the ligand in octahedral complex will go for D2sp3 hybridization if it is octahedral, right, D2sp3 configuration हो गया। आंसर यहाँ पर 2 और 3 दे भी रखा है, ठीक है। तो एक एक पैटर्न पूरा फिट हो रहा है आपका, पूरी हर चीज सेट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड वुड गिव 5 keto 2 methyl hexanal upon ozonolysis। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इन सबको तोड़ के देख लो, उल्टा सोच लो, सिंपल सी बात है। आपको कंपाउंड दे रखा है 5 keto 2 methyl hexanal, आपके हिसाब से क्या आंसर सही होना चाहिए? देखो सबका ट्राई करो। I'll show here। अगर लेट्स सी मैं B उठाता हूं, लेट्स से अगर B को मैं तोड़ता हूं, डबल बॉन्ड को तोड़ के बेटा ऑक्सीजन लगा दो, हर जगह ऐसे ही करना है आपको, डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो, डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। उल्टा सोचो, तो यहां पर अगर मैं B को तोड़ता हूं, मैं B के लिए करके देखता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, ठीक है, तो ये बन जाएगा CHO, I'll write over there, ज्यादा आसान रहेगा मेरे लिए, I'll write over here CHO, कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है, फिर कार्बन, फिर से एक और कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, सो 1 2 3 4 5 6, यही है, देख लो, यही चाहिए था क्या। 5 कीटो, देखिए 5 पे कीटो भी है, 2 मिथाइल, ये रहा 2 पे मिथाइल, हेक्सेनल, हाँ जी हेक्सेनल, 6 कार्बन है, हेक्सेनल, तो यस इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी। बस इस तरीके से आपको सोच के काम करना था, आसान सा क्वेश्चन था। 21 का एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, आ जाओ, आपको बताना है इसमें से मेजर प्रोडक्ट, ये E1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल है, बाय द वे ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज योर E1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। आ जाओ, E1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल है, कैसे होगा, इधर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जगह H3PO4 भी डाल सकते थे, बात एक ही होती। सबसे पहले यहां पर याद हो तो ये क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, OH H2O बना के बाहर निकल जाएगा, गिविंग यू अ कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन बनता है बेटा E1 रिएक्शन में, जब कार्बोकेटायन बनता है इट कैन ऑल्सो रीअरेंज, वो देखेगा इधर उधर, क्या उसके पास ज्यादा स्टेबल बनने की पॉसिबिलिटी है, क्या वो इससे ज्यादा और स्टेबल बन सकता है, वो देखेगा इधर उधर, तो बोलेगा हाँ, अगर मैं यहां से 1,3 मिथाइल शिफ्ट कर दूं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, माफ कीजिएगा,
1 2 मिथाइल शिफ्ट अगर मैं कर दूं यहां से, तो बेटा आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जरा देखो। बहुत ही शानदार सवाल है ना? करेक्ट, यहां पर आप CS लगा दो जिससे कंफ्यूज ना हो। करेक्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अब क्या होगा, अब H2SO4 एक्चुअली क्या करता है, H2SO4 आपको देता है H प्लस एंड HSO4 माइनस। ये HSO4 माइनस मैं बताना चाहूंगा, ये HSO4 माइनस जो है ना बच्चों, एक ना इट्स अ गुड बेस एज कंपेयर टू द न्यूक्लियोफाइल। इसका जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर है कम है, कमजोर है, बेसिक नेचर ज्यादा है। सो इट विल कम एंड इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, ठीक है, मेकिंग एन एल्कीन। Even reaction of alcohol is a beautiful way of making alkene. So you will end up getting an alkene. ठीक है, अब ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा बेसिक है, नहीं 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 नहीं, NaOH या और इवन आपके वीक बेसिस के कंपैरिजन में और खराब है ये बेस, पर ये मत सोचना बहुत ज्यादा एकदम से बेसिक है। पर हाँ, इस केस के अंदर इट इज गुड इनफ टू एब्स्ट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन एंड गिविंग यू एन एल्कीन। तो यहाँ पर एक एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, एंड यू कैन सी द करेक्ट आंसर हियर शुड बी ऑप्शन बी, which is indeed your correct answer। ठीक है, बस यही था यहां पर मेन, आपसे पूछा था कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट आती है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी लॉजिक पर देखिए, यहां पर भी E1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल होने वाला है, H3PO4 डाल दिया, A आपका आ रहा है मेजर प्रोडक्ट। तो बेटा यहां पर OH निकलेगा पहले, है ना, इन द फॉर्म ऑफ H2O बाहर निकला, आपको क्या मिल गया बेटा, एक कार्बोकेटायन मिला। और कार्बोकेटायन कभी भी बनकर ना चुप नहीं होता, वो देखता है क्या मैं और से ज्यादा स्टेबल बन सकता हूं, ठीक है, तो इट विल लुक फॉर मोर पॉसिबिलिटी। और हाँ, यहाँ पर एक इंडीड एक पॉसिबिलिटी है, अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट कर दे, अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट कर दे, इट विल बिकम, देख सकते हो, फ्रॉम 1 डिग्री इट विल बिकम अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन, बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक कार्बोकेटायन आ जाएगा, ठीक है, अंदर ये इस पर्टिकुलर कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन आ जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अभी खत्म नहीं हुआ काम, ए बनाना है हमारे को, कार्बोकेटायन बना, फिर क्या होगा, बेस आएगा HSO4 माइनस, जैसे हमने पहले पढ़ा, यहां पर भी वही सेम चीज होगी, एल्कीन बनने वाला है, हाइड्रोजन होगा वो निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एक एल्कीन मिल जाएगा, यू विल एंड अप गेटिंग एन एल्कीन। ठीक है, ये आपका आया ए, दिस इज योर ए, खत्म हो गया यहां पर ए। फिर बेटा क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या है, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और HBO अगर मैं आपको सिंपल ट्रिक बता दूं, HBO इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ मेकिंग 1 ईन टू 1 ऑल। इट्स बेसिकली अ ब्यूटीफुल वे ऑफ कन्वर्टिंग 1 ईन से 1 ऑल। कोई और तरीका नहीं देता, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ठीक है, 1 ईन से 1 ऑल मिल जाता है, नो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, नो रीअरेंजमेंट। तो अब इसको याद कैसे रखें, ओवरऑल ऐसा लगता है एंटी मार्कोनिक हुआ है, काम पूरा मार्कोनिक की तरह चल रहा होता है अंदर अंदर, पर लगता है ओवरऑल एंटी मार्कोनिक। तो इसकी ट्रिक बड़ी सिंपल है, पुट OH on that particular carbon of the double bond which is least substituted। इसका ओवरऑल ट्रिक यही है, ट्रिक भी आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में कौन सा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन दिख रहा है आपको, ये कार्बन दिख रहा है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है इन दिस डबल बॉन्ड, ऑन दिस OH विल बी देयर, राइट। तो ये कहाँ दिखेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है। ये कौन सा स्टेप था, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, डी इज एब्सोल्युटली इंडीड योर करेक्ट आंसर। बोला, बात समझ आई, हर एक चीज क्लियर हुई। तो यस बच्चा लोग, एक दूसरा क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा शानदार सवाल था, ये मेरा होमवर्क होगा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको पूरा करके दूंगा, यू नीड टू जस्ट सॉल्व द लास्ट बिट। देखो आपको दे रखा है, आपके पास है हेक्सेन और आपके पास है हेप्टेन, ठीक है, मैं मान लेता हूं हेक्सेन को मैं बोल रहा हूं A फॉर सिंप्लिसिटी, हेप्टेन को मैं बोल रहा हूं B। ठीक है, बोला गया पहले बार आपके पास 1 मोल था हेक्सेन का, 3 मोल थे हेप्टेन के, और आपके पास जो वेपर प्रेशर आ रहा था सोल्यूशन का 550 आ रहा था। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी P0A XA प्लस P0B XB। तो यहाँ पर बेटा जो हमारे पास सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 550 इज इक्वल टू P0, मुझे पता नहीं, वो क्वेश्चन में आप देखो दे ही नहीं रखा है, तो P0A वेपर प्रेशर ऑफ माय हेक्सेन इज नॉट गिवन। हाँ, मोल फ्रैक्शन में निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे पास मोल्स मेंशन है। सही, क्या हो जाएगा 1/4, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4, तो यहां से 1/4 आ रहा है तो मैं सीधे 0.25 लिख दूं, क्या बोलते हो, प्लस
पी नॉट बी ये मुझे नहीं पता। क्वेश्चन अगर आप पढ़ो आगे तक, आगे जाके क्या काम करा उन्होंने, 1 मोल एन हेप्टेन का और बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज कर गया 10 mm Hg से। बोलता है बताइए कि ये जो वेपर प्रेशर है आपका एन हेप्टेन का प्योर स्टेट में क्या होगा। पी नॉट आपसे पूछ लिया बेटा, पी नॉट बी आपसे पूछ लिया इनडायरेक्टली। आपको 2 केस मिल रहे हैं यहाँ पर। पहला केस मैं लिख रहा हूँ, केस 1 आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 0.75। ये चीज मैंने कैसे करी, केस 1 ये मैंने इक्वेशन जो बनाई है, इक्वेशन 1 इसको मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने कैसे बनाई है जरा देख लो। यहां पर मैंने सिंपल सा ये काम करा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज नथिंग बट 1/4, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज नथिंग बट व्हाट, इट्स नथिंग बट 3/4। करेक्ट, सिंपल लॉजिक है, सिंपल बात है। करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं। इसी कारण केस 2 की तरफ अगर मैं बात करूं, अब PS इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, बात तो वही है। अब ये जो था 560 mm Hg हो गया, क्योंकि आपने क्या करा, मोल्स बढ़ा दिया, एन हेप्टेन का 1 मोल बढ़ा दिया बस। एन हेप्टेन का मतलब आपने बी का मोल बढ़ाया, ए का मोल नहीं बढ़ाया। टोटल मोल्स बढ़ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहां पर कितने हो गए, इस केस में 5 हो गए। ठीक है, तो अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी पी नॉट ए, मैं यहां लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा बेटा, इट इज इक्वल टू नाउ 0.8। बस यही काम करना है आपको। ठीक है, तो ये आया कितना 0.2 प्लस पी नॉट बी 0.8, ये है आपकी इक्वेशन 2। तो 2 केसेस मैंने आपके सामने पूरे बना दिए, अब इनको पूरा सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको यहां पर निकालना है एन हेप्टेन यानी कि पी नॉट बी आपको निकालना है। अब तो सिंपल मैथ्स है, फाइंड पी नॉट बी, दिस इज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, फाइंड पी नॉट बी। अंडरस्टूड? तो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन, इट्स एन इंटीजर टाइप, यू हैव टू फाइंड द आंसर। आई एम स्टैंडिंग हियर बट यू विल गेट द सॉल्यूशंस आल्सो। मैंने यहाँ सॉल्यूशन भी अटैच किया, डू मेक श्योर दैट यू सी दैट। ऑल राइट, सो यस दिस इज इट बच्चा लोग, अगेन दिस इज इट फॉर मी टुडे, है ना। आज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा एक और चीज, वेदांतु का क्रैश कोर्स इज आउट, यू कैन स्टिल अवेल इट, और ये आपको कब तक साथ देगा, एडवांस तक का ये आपको साथ देने वाला है। आप इस टाइम मॉक टेस्ट और PYQs करिए, तो ये मॉक टेस्ट आपको AIR आपका क्या आएगा, ऑल इंडिया रैंक, आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको एनालिसिस मिलेगा एक बहुत बढ़िया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव अ क्वालिटी मॉक टेस्ट ऑफ PCM। घर पे ऐसे सिमुलेशंस बनाइए कि आप घर बैठे बैठे पूरा एनवायरनमेंट ले रहे हैं जैसे आपका जेईई है, ठीक है, आप जेईई लिख रहे हैं, तो वैसी चीज आपको वेदांतु देगा ना, एंड इट इज देयर फॉर यू। व्हाट इज द प्राइस, ओनली 1800 रुपीज। सो आई डोंट नो व्हाई आर यू वर्ried and why aren't you buying this? So yes, it's a humble request, go for this, and आप जिन टॉपिक्स में अभी आपको कमजोर हैं, देखो 2 अटेम्प्ट्स मिलने वाले हैं, बेस्ट पार्ट यू कैन ऑल्सो इंप्रूव। NTA ने भी ये बोला है कि अगर आप पहले अटेम्प्ट में कुछ लाते हैं नंबर, आप इंप्रूव करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर द सेकंड अटेम्प्ट। NTA भी जानता है ये चीज। तो बेटा ये जो कोर्स है आपको पूरा साथ देगा, कब तक, जुलाई 3rd तक, और आपके पास ये इंटरैक्टिव सेशंस, 90 इंटरैक्टिव सेशंस पूरे PCM के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, हर चीज यहाँ पर कवर हो गई है। आपको किसी टॉपिक में गड़बड़ी है, आपको लगता है मुझे नहीं आता अच्छा, तो आप ऑलवेज यू कैन रिविजिट। एंड व्हाट इज द प्राइस दैट यू हैव पेड फॉर दिस, 1800। एवरीथिंग इज हियर, हर चीज है यहाँ पर। सो व्हाई डोंट यू अवेल दिस? सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जस्ट क्लिक करिए एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, see you next time. I hope you have understood everything about this crash course. This will cost you only 1800 rupees. And yes, make sure you like this video, make sure you subscribe to our channel, and let me know how did you like the video and what else do you want me to do for you guys. ठीक है? Awesome. That's it. See you next time. This is your captain signing out.